जी ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो इमीडिएटली मुझे आज क्लास का टाइम दे दिया। अचानक ही मुझे डिले करनी पड़ गई क्लास, अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग जो थी वो मेरी लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड चली गई, तो इस वजह से आई हैड टू postpone the class. Okay, so these are the contents of today's lecture. और again we will start with couple of announcements. इसके बाद we will talk about interconnection of discrete time systems, analysis of discrete time, LTI systems की हम बात करेंगे. Then we will talk about convolution, and then at the end we will talk about a few properties of convolution. So let's start. जी आप लोगों के जो V3 की जो सबमिशन है नोट्स की, वो आपको असाइनमेंट जो है विजिबल हो जाएगी आफ्टर दिस क्लास, एंड आई हैव एक्चुअली एक्सटेंडेड द डेडलाइन टिल मंडे, क्योंकि ये क्लास जो है वो एक दिन लेट हो गई है, तो आप लोगों को सबमिशन के लिए भी आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम. अच्छा, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि आज हम कुछ कॉन्वोल्यूशन की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि there are certain properties जिसको हम आज cover नहीं कर पाएंगे, and I don't want to spend more time on convolution because of the reason कि आप लोगों ने already भी की हुई है, and then there are certain new things जिसको हम start करना चाहते हैं. तो मैम आमना जो है वो अपनी क्लास के लिए एक वीडियो बना रही हैं जिसमें उन्होंने कुछ एडिशनल जो है उसकी एग्जाम्पल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको वो डिस्कस करेंगी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे लिंक दे देंगी उस वीडियो का, एंड देन शी इज़ एक्चुअली जस्ट मेकिंग दैट वीडियो. तो वो फिर आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग कोशिश करें कि ट्यूसडे से पहले आपने एक दफ़ा उस वीडियो को देखा हुआ हो, सो दैट यू हैव रिवीजन ऑफ कॉन्वोल्यूशन. जो है कुछ तो एग्जांपल्स हम आज करेंगे क्लास में, लेकिन ये कि वी कैन नॉट कवर एवरी काइंड ऑफ एग्जांपल. सो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस वगैरह अपलोड कर दूँ. कुछ तो मैंने असाइनमेंट में भी आप लोगों को दिए हैं, बट डेफिनेटली असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं दिए जा सकते. सो आई वुड अपलोड सर्टेन प्रैक्टिस एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर कॉन्वोल्यूशन, और उसको भी जो है वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप जिस टाइम पे भी आपको इजीली कर पाएँ तो जस्ट टेक सम टाइम आउट एंड देन डू दोज क्वेश्चंस. और इसके अलावा जो है असाइनमेंट 1 का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन MS Teams, तो वो मेरा ख्याल है कि अब आप सब लोगों को जो है वो मिल चुकी होगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द मैम लेक्चर. आप क्विज की सोल्यूशन भी अपलोड कर देती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं क्विज का सोल्यूशन आज मोस्ट प्रोबेबली कर दूंगी. मैंने बना तो लिया लेकिन अपलोड अभी नहीं किया है मैंने, तो आई वुड अपलोड इट होपफुली आज या कल तक कर दूंगी जी. अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद अगेन रीकैप ऑफ समथिंग जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, विच इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम्स. और फिलहाल ये याद रखें कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट LTI सिस्टम्स, यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंस की अगर आप बात करते हैं तो दे आर स्पेसिफिक सबसेट ऑफ सिस्टम्स. ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल वट एवर वी आर टॉकिंग टिल नाउ इज़ अबाउट द सिस्टम्स जो कि इन जेनेरिक जो है डिस्क्रीट टाइम है. तो इस केस में इंटरकनेक्शन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम्स. आपके पास या तो सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम हो सकता है, in which you have an input signal and you are passing it through number of systems, discretized systems, and they are connected serially. ठीक है, तो इसमें basically अगर मैं if I give name of y1 of n to this output जो कि हमारे पास between after the first system आ रहा है, then in this case what actually happens is कि आपके पास y1 is actually T2 system applied on y1 of n. ठीक है, and y1 of n is actually T1 applied on x of n. So overall what does it mean कि अगर आपके पास सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ द सिस्टम्स हैं, तो दिस एक्चुअली जो ओवरऑल हमारे पास सिस्टम आता है, अगर मैं इसको
जो है वो कैस्केड का भी हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको टॉस सी से रिप्रेजेंट करती हूँ तो ओवरऑल जो सिस्टम है जिसको मैंने एनक्लोज किया हुआ है विद इन द डैश्ड बॉक्स, दैट इज एक्चुअली इक्वल द एप्लीकेशन ऑफ टू सिस्टम्स सीरियली, कि आप जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट होकर और उसके बाद लास्ट तक पहुंच रहे हैं। जो एक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि अगेन ओके वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, कि जब अगर आप इफ़ दे आर LTI सिस्टम तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्पेसिफिक हो जाती हैं विद रेफरेंस टू कॉन्वोल्यूशन। बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर के हमारे पास जो है वो अगर हम सीरियल में बात कर रहे हैं सिस्टम्स की या कैस्केड में बात कर रहे हैं तो इन दैट केस दे वुड बी अप्लाइड वन बाय वन सीरियली। एंड सिमिलरली इससे जो दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम का इंटरकनेक्शन होता है दैट इज़ अ पैरेलल इंटरकनेक्शन। और उस केस में क्या होता है कि इफ़ यू हैव टू सिस्टम, एंड देन रिमेंबर मैं टू की एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन योर book also, लेकिन it can be extended to more than two systems also. तो इसलिए let me just take it y1 of n and this is y2 of n. So and again arrows are important and this is y of n. तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो you have y1 of n sorry y of n is equal to y1 of n plus y2 of n, which is equal to tau 1 of xn plus tau 2 of xn. So what this is actually telling us is कि अगर मैं पैरेलल सिस्टम की बात कर रही हूँ जिसमें आपके पास सेम इनपुट, पैरेलल का क्या मतलब है कि सेम इनपुट इज गिवन टू ऑल द सिस्टम्स, तो उस केस में जो हमारे पास ओवरऑल इफेक्ट है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू sum of individual systems effect. और again this can be extended to number of systems अगर parallel में लगाए हुए, और अगर आपके पास दोनों का combination हो तो जाहिर है we try to figure out कि कौन सी चीज़ parallel में होगी और फिर कौन सी serial में जा रही होगी। The difference is very clear कि serial में जो है input एक system को जाता है and then the output of that system is input to the other system and then so and so forth, आपके पास serially जो है वो या cascade में transfer होता चला जाता है। And then in this type of system we are actually not doing that, but we are processing the inputs separately on each of the system and then end में जो है वो हम outputs को sum up कर रहे हैं। Again इसका हम ज़्यादा डिटेल जो है जब हम स्ट्रक्चर वगैरह को डिस्कस करेंगे तो we will talk about them that in detail, लेकिन for the time being we just need to remember कि serial और parallel interconnections जो हैं उनमें difference क्या होता है। Okay, now we will come to the LTI system. अब and then we want to analyze LTI system, which means के linear time invariant system की हम बात कर रहे हैं। Okay, आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि what is so important about LTI system कि हम इसको इतना डिटेल में पढ़ते हैं? Why do we study them? Because practical systems are not LTI systems actually, unfortunately, जो आपके पास मैम जी जी कंपेयर करने के लिए प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे पास वेरिएंट होते हैं और नॉन लीनियर भी होते हैं, तो इनकी मतलब LTI की मदद से हम उनको सॉल्व करने, मतलब ये हमारे पास एक आइडियल केस बन जाता है प्रैक्टिकल के लिए। अगर ठीक है कि आपके पास, लेकिन व्हाई नॉट गो फॉर नॉन लीनियर एंड आप टाइम इनवेरिएंट की हम बात क्यों नहीं करते? मतलब व्हाट इज ओके, लेट मी जस्ट पुट इट अनदर वे। अगर मेरे पास फर्ज करें कि दिस इज अ सिस्टम जो कि मैं कह रही हूँ कि दिस इज एन LTI सिस्टम and I am giving input x of n to this system and then I am getting an output y of n to this system. What is
स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम। आपका आंसर जो है वो ठीक है कि आइडियल है, या इन अदर वे आप ये कह सकते हैं कि हमने जो एक्चुअल सिस्टम है उसका नॉन लीनियर होता है और प्लस ये कि टाइम वेरिंग भी होता है, लेकिन हम उसको LTI से अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं कि जी हमने इसको जो है अस्यूम करके जो है वो टाइम लीनियर और टाइम इनवेरियंस करके अस्यूम करके सॉल्व कर लिया है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हमें कोई एरर मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो वी ट्राई टू फिगर आउट कि उस एरर को कैसे कम कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दिस थिंग, हम यहाँ पढ़ रहे हैं LTI सिस्टम बिकॉज दीज आर सम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम नॉन लीनियर सिस्टम या टाइम वेरिंग सिस्टम की बात कर ही नहीं सकते। यू विल आप लोग जब आगे चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे अपने तौर पे करेंगे तो यू विल सी कि देयर आर मेथड्स टू वर्क ऑन नॉन लीनियर सिस्टम्स आल्सो, ठीक है। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि what is that thing which is important, अगर आप सिर्फ कॉन्वोल्यूशन के रेफरेंस से ही सोचें कि जिसकी वजह से हम जी जी मैम इसमें हमें सिर्फ इम्पल्स रिस्पांस एग्जैक्टली ठीक है कि जो इसकी जो ब्यूटी है विद रेफरेंस टू द कॉन्वोल्यूशन, तो वो क्या है कि आपको इफ यू नो जस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एन इम्पल्स, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अब डेल्टा एन है और हमने ये कह दिया कि डेल्टा एन यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं फर्ज करें कि इसको टॉ 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट मीन्स कि मेरे पास y ऑफ n जो है दिस इज टॉ 1 ऑफ डेल्टा एन, और इसको मैंने कह दिया कि दिस इज कॉल्ड h ऑफ n। इसको हमने मतलब दिस आउटपुट इज सच एन इम्पॉर्टेंट आउटपुट कि इसको हमने एक अपना नाम दे दिया जिसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एन इम्पल्स। अब क्योंकि ये LTI है सिस्टम, सो व्हाट आई एक्चुअली नो इज कि अगर लीनियरिटी की वजह से क्या होगा कि अगर मैं इस डेल्टा को रिप्रेजेंट कर दे, इफ आई मल्टीप्लाई दिस डेल्टा बाय सम कांस्टेंट अल्फा, ठीक है, तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आई नो, एक मिनट मुझे थोड़ा सा, अच्छा, अब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आई नो कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके LTI में दे रही हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट, हु विल टेल मी, अगर अल्फा इज अ कांस्टेंट। अल्फा h of n। ओके गुड, ठीक है, अल्फा h ऑफ n, ठीक है। एंड टाइम इनवेरियंस का क्या मतलब है कि अगर मैंने इसको डिले भी कर दिया है बाय k, देन व्हाट विल हैपन, अब मेरे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, अल्फा h ऑफ n माइनस k, ठीक है। ओके चलें, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि दिस इज समथिंग अमेजिंग कि अगर हमें जो इम्पल्स रिस्पांस मिल रहा है तो उसकी वजह से हम अगर हमें इम्पल्स का रिस्पांस मिल रहा है तो हमें जो इम्पल्स का मल्टीप्लिकेशन वाला रिस्पांस भी मिल जाएगा और हमें इम्पल्स का डिलेड रिस्पांस भी मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द सिस्टम कि हमने इसको अस्यूम किया हुआ है कि द सिस्टम इज लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। नाउ माय क्वेश्चन अगेन इज कि अब हमने इम्पल्स का रिस्पांस तो हमें हर वक्त नहीं चाहिए होता, हमें तो इनपुट का रिस्पांस चाहिए होता है, ठीक है। तो इनपुट इज नॉट ऑलवेज इम्पल्स, सो अगेन व्हाट डू वी डू to take the impulse response? Again this is something very basic, आप लोगों ने convolution की हुई है, आपको पता है इसका आंसर, सबको पता है, I am 100% sure, ठीक है। so what I am asking is कि इम्पल्स का रिस्पांस हमें पता चल गया, इम्पल्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन का पता चल गया, इम्पल्स की डिलेड रिस्पांस जो है वो हमें पता चल जाएगा जस्ट बाय नोइंग दिस h ऑफ n, ठीक है, कि अगर h ऑफ n पता है और ये पता है कि द सिस्टम इज LTI, तो क्वेश्चन इज कि x ऑफ n इज नॉट ऑलवेज इम्पल्स, तो फिर क्या करें, फिर तो LTI काम नहीं आएगा ना, कि आएगा? Ma'am, we can represent any input in form of impulses through shifting property. जी ओके, सो द थिंग इज कि वी नो कि नो मैटर व्हाट द इनपुट इज, अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइम इनपुट है, इवन वो इन्फिनिटी तक जा रही है, लेट्स सपोज कि मैं u ऑफ n की बात करती हूँ, u of n को I can write it as sum of impulses,
ठीक है, कि आपके पास जो है वो डेल्टाज हैं जो कि आप 0 से स्टार्ट करके और आगे चलते चले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। एंड सिमिलरली कुछ भी ले लें आप, ठीक है, नो मैटर व्हाट द एक्सेस इज, आप इसको हमेशा, अगर मैं इसको फर्ज करें कि लेट मी, ओके, लेट्स सपोज कि आई हैव दिस दिस सिग्नल, और इसको मैं कर देती हूँ दिस इज x of n. Then what is the value of x of n? अगर मैं impulses के फॉर्म में लिखना चाहूँ, let's suppose कि this is 1 and this is maybe 1.5 and this is -1 -1. So this will be equal to minus 1.5 times delta of n plus 1 plus delta of n minus delta of n minus अच्छा, मैंने 1 को स्किप किया है, तो लेट्स सपोज कि हमने उसको 0 लिया हुआ है, n minus 2 minus delta of n minus 3. ओके, बिकॉज ऑफ द रीजन के जाहिर है कोई भी इनपुट जो है वो डेल्टा से मिलकर बन रहा है ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स से मिलकर, इस इम्पल्स से मिलकर बन रहा है। तो हमने जब हमने इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स की फॉर्म, इम्पल्स की फॉर्म में लिख लिया इनपुट को, एंड इफ़ वी नो कि मेरे पास जो आउटपुट है वो LTI सिस्टम से आ रहा है, तो आई कैन वेरी सेफली राइट के मेरे पास आउटपुट विल बी इक्वल टू -1.5 टाइम h of n plus 1 plus h of n minus delta, sorry, minus h of n minus 2 minus h of n minus 3. So मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, h of n चाहिए, which is actually the impulse response of the system, कि अगर हमने उसमें सिर्फ एक इम्पल्स भेजा, बाकी जो चीज़ें हैं अगर मुझे LTI सिस्टम पता है तो इसका मतलब है कि I can always shift and multiply the response with some scale. So basically this is what convolution is all about. और आप याद रखिए कि जब हम LTI सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो यू हैव एक्चुअली स्टडीड 2 मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग द LTI सिस्टम। एक तो हम ये करते हैं, जो आप चीज़ जो हमने बात अभी की है, कि वी एक्चुअली व्हाट वी डू इज कि वी एक्चुअली हम इनपुट को डिकम्पोज कर देते हैं इनटू द सम ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो मैंने इनपुट को रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ डेल्टास, ठीक है, या इम्पल्सेस, और फिर हम उसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाते हैं और उससे उसको सम करके जो है हमें आउटपुट मिल जाता है। दूसरा जो मेथड है दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस इक्वेशन का मेथड है, जिसके थ्रू जो है हम LTI सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। अगेन वी विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन जो है, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स कॉन्वोल्यूशन, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो एक तो जो ये पहली वाली जो डेफिनेशन है, इसके हिसाब से हमने ये देख लिया कि हमने जो ये जो एलिमेंट्री सिग्नल्स हमने कहा है जिसके सम के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस एलिमेंट्री सिग्नल इज एक्चुअली डेल्टा और इम्पल्स। और हम क्या कहते हैं, वी एक्चुअली से कि हमारे पास x ऑफ n जो है, एनी x ऑफ n कैन बी रिटर्न एज summation of xk delta of n minus k, and this xk is actually the value of the sample at k। जब हम उसको डेल्टा एट दैट पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर सैम्पल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं x ऑफ 0 को डेल्टा ऑफ n से मल्टीप्लाई करूँ, नॉट 0, लेट मी जस्ट टेक समथिंग एल्स, x ऑफ 1 को अगर मैं डेल्टा ऑफ n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं, देन व्हाट इज दिस टेलिंग मी? दिस इज एक्चुअली टेलिंग मी कि मेरे पास दिस वुड बी गिविंग मी द वैल्यू ऑफ x एट n इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरे पास x ऑफ 1, देखिए खाली, अच्छा ओके, अगेन दिस क्वेश्चन, if I write just this thing x of 1 and if I write x of 1 delta of n minus 1, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दोनों चीजें क्या तो x of 1 को ही रही है ना रिप्रेजेंट। ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी कि इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या हो सकता है? मैम, जो हमारे पास इम्पल्स का केस है उसमें वो उसकी जो x of 1 की जो भी वैल्यू होगी वो 1 पे शिफ्ट हो जाएगी, n is equals to 1। ठीक है, ओके, सो इन अदर वर्ड्स दिस इज एक्चुअली गिविंग मी x of n minus 1।
Okay, because this thing is actually equivalent to x of n minus 1, because what I am saying is that take the magnitude of x at n equal to 1 and multiply it with a delta at the same location. Delta of n minus 1 क्या है? Delta of n minus 1 is a impulse on at n equal to 1. और इस लेकिन जब ये मैं कह रही हूँ ना, दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि x of 1 की वैल्यू ये है, ठीक है. आई एम नॉट डिफाइनिंग कि x of 1, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं आपको कहती हूँ कि x of 2 डेल्टा ऑफ n minus 1 है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि यू आर एक्चुअली यू विल नो कि जो डेल्टा यानी 1 की लोकेशन है उस पे मैग्नीट्यूड x of 2 का शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, ठीक है. बट द थिंग इज कि अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि x of 2 की वैल्यू क्या है, ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो चीज आप लिखते हैं ना, कहाँ गया वो फॉर्मूला, जी ये जो फॉर्मूला है, तो दिस इज एक्चुअली सेइंग द सेम थिंग कि अब जिस भी x से यानी दिस एक्चुअली इज गिविंग यू x of n minus k. x of n minus k को डेल्टा के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो यू आर गिविंग इट द, एंड इन दिस केस दिस इज काइंड ऑफ दैट अल्फा जो कांस्टेंट वैल्यू है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम, कि हम ये कहते हैं कि हर डेल्टा जो है, शिफ्टेड डेल्टा जो है स्केल्ड बाय स्केलर, और वो स्केलर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल इटसेल्फ एंड दैट position. For example, okay, let me actually make another figure. For example, ये है, let's suppose कि this is my signal and this is 0, नहीं 0 से नहीं start करते, let's start from -1, -1, 0 and 1 है, and let's suppose कि this is magnitude is 2 है, ये -2 है and ये -4 है. So what I can write this as, देखिए ओके, इस ये पूरे का पूरा किसके इक्वल है? -1 पे 2 प्लस 0 पे -2 प्लस 1 पे -4. नाउ व्हाट इज दिस? इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज एक्चुअली x of -1 डेल्टा n plus 1. Why? Because of देखें ये सिर्फ एक आपके पास सैंपल है at n equal to -1 के ऊपर, which you would get if you shift the delta at that point and multiply it by the value of x of -1. This is actually equal to x of 0 delta n, and this is equal to x of 1 delta of n minus 1. And that is actually how we write this x of n. अगर मैं इस x of n को आपको कहती हूँ तो you will be writing it as x of -n. मतलब this is 2 times delta of l plus 1 minus 2 times delta of n minus 4 times delta of n minus 1. और 2 minus 2 and minus 4 are values of x at those particular locations. ठीक है? So जब हम इन तीनों चीज़ों को हम add कर लेते हैं तो we get this particular signal. ठीक है? n और फिर plus x of 1 delta of n minus 1. Okay, so this is actually something you already know. I am sure कि आपको ये concept वगैरह सारे के सारे पता हैं, but because we are covering them, so I just wanted to remind you कि किस तरह से हम लिख रहे होते हैं. अच्छा, मेरा जो question actually जो मैं पूछना चाह रही थी वो ये कि do you can you think about any other elementary signal जिसमें आप x of n को डिकम्पोज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर नॉलेज ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. मैं इसको रिलेट सिग्नल एंड सिस्टम से इसलिए करती हूँ बिकॉज वो आपका प्री रैक है, आई नो कि आप में से सारों ने उसको पास किया हुआ है. सो माय क्वेश्चन इज कि वन वे ऑफ राइटिंग एक्स ऑफ एन, जो कि हम एलटीआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो तो ये है कि हमने एक्स को डेल्टा की फॉर्म में लिखा, रिस्पॉन्स को इम्पल्स रिस्पॉन्स की फॉर्म में लिखा, और उसके बाद जो है वो हम ने सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश की, इनपुट से आउटपुट निकालने की. व्हाट अबाउट डू यू ओके, आपने कुछ और भी इस तरह का पढ़ा हुआ है जिसमें आप x of n को डिकम्पोज करते हैं इनटू सम अदर एलिमेंट्री सिग्नल्स, और फिर थोड़ा सा सोचें, आई एम श्योर कि आपने पढ़ा हुआ है बट यू डोंट रिमेंबर. यानी देखें, एलिमेंट्री सिग्नल में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी शुड बी एबल टू राइट x of n एज दिस थिंग, व्हिच मींस के समेशन over all the k from -infinity to infinity, sum
कांस्टेंट जिसको मैंने यहाँ पे ck से रिप्रेजेंट किया हुआ है टाइम xk ऑफ n। अब ये xk ऑफ n जो है दीज आर द एलिमेंट्री सिग्नल्स जो कि अभी फिलहाल इस केस में हमारे पास इम्पल्सेस हैं। c ऑफ k जो है वो हमारे पास व्हाट आर दे आर एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल इटसेल्फ एट द लोकेशन ऑफ those elementary signal। ओके चलें, अगर आपको याद नहीं भी आ रहा, लेट मी जस्ट टेल यू, आप लोगों ने फोरियर सीरीज पढ़ी हुई है, ठीक है। फोरियर सीरीज में यू चेंज द डोमेन, बट फोरियर सीरीज में क्या होता है, यू राइट इट इन द सेम वे कि आपके पास कोई कोफिशिएंट्स होते हैं एंड देन एक्सपोनेंशियल होता है या साइन कोसाइंस होते हैं। तो बेसिकली उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर ब्रेकिंग डाउन द सिग्नल इनटू इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, एंड इन दैट केस दोज एक्सपोनेंशियल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक जो कि हम उसमें शामिल करते हैं। इफ यू रिमेंबर, जब आप एलटीआई सिस्टम पे ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फोरियर सीरीज के थ्रू आप सॉल्व करते हैं, तो आउटपुट पे अगेन आपको वही एक्सपोनेंशियल मिल रहे होते हैं। सिर्फ ये होता है कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है इट एक्चुअली चेंजेस, बट द थिंग इज, द पॉइंट इज कि इम्पल्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज नॉट द ओनली वे, ठीक है। देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग आल्सो, मगर फोरियर सीरीज में वी नो कि वी कैन नॉट डू फोरियर सीरीज फॉर ऑल द सिग्नल्स। फोरियर सीरीज कौन से सिग्नल्स पे हो सकती है? अनदर क्वेश्चन, what is the specific characteristic जो कि हो गए signals के periodic के ऊपर। okay, so if you have a periodic signal this can be applied on Fourier series, and then again जिस तरह मैं आपको बार बार कह रही हूँ, when you move forward from this undergrad से आप बाहर निकल के आगे जब चीज़ों को discover करेंगे तो you will realize कि there are other methods of doing the same thing, but the idea is कि आप इस मेथड के थ्रू जो है या डिकम्पोज करके जो है इनपुट को और एलटीआई सिस्टम को लेके यू कैन डू वंडर्स विद योर सिस्टम, जिससे आप आउटपुट पे जो है वो डिफरेंट डोमेन्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू कॉन्वोल्यूशन। ये हमने पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है कि हाउ कैन वी राइट एन इनपुट in terms of deltas। हमने एग्जांपल्स भी करके देख ली हैं कि दिस इज द जेनेरिक इक्वेशन, और उसके बाद जो है वो हम इसको किस तरह से इम्पल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमने करके देख लिया है। सो वी डोंट नीड टू डू दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में सिर्फ जो एक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि जो जहाँ पे हमने एरो लगाया हुआ होता है, दिस इज एक्चुअली इफ आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ, यानी अगर मेरे पास x ऑफ n जो है, दिस इज आई राइट इट लाइक दिस 1 0 2 3 and then I am placing this arrow here। इसका मतलब है कि this is n equal to 0 जो है वो इंडेक्स को शो कर रहा है। सो अगर प्लॉट है तो फिर तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि किस n के ऊपर कौन सा सैम्पल मौजूद है, लेकिन अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में मिला हुआ है तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट। और अगर फर्ज करें कि समटाइम्स आई एक्चुअली फॉरगेट टू प्लेस दिस एरो, सो इन दैट केस जस्ट अस्यूम कि आपके पास n इक्वल टू 0 से ही सिग्नल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इट इज़ एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको हमेशा ये एरो नज़र आ रहा होगा इफ़ your signal is representing in this form। Okay, आगे जो है this is again the same thing जो कि already हम discuss कर चुके हैं कि we know कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है उसमें से अगर आप डेल्टा शिफ्टेड डेल्टा को गुजार रहे हैं तो वो सिस्टम उस पर अप्लाई होके और आपको लेट्स सपोज के हमें कोई भी आउटपुट दे रहा है which is the output at in response to this shifted डेल्टा। तो अगर सिस्टम जो है वो लीनियर हो गया तो इसका मतलब है किसी भी कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड इफ द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट आल्सो, तो इसका मतलब है कि डिलेड आउटपुट विल बी इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द डिलेड इनपुट, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है विच इज़ जस्ट सेइंग कि जो स्केलिंग फैक्टर है हमारे पास आउटपुट का दैट वुड बी द सेम एज द स्केलिंग फैक्टर ऑफ द इनपुट, लेकिन ये कि रिस्पॉन्स जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ द रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ द इनपुट इटसेल्फ। ओके, लेट्स डू सम सिंपल एग्जांपल्स। और जी अच्छा, पहली जो एग्जांपल है उसमें आई वुड बी जस्ट डूइंग टू सिंपल सिग्नल्स की कॉन्वोल्यूशन हम करेंगे, जिसमें वी हैव ओके लेट मी राइट इट -1 नहीं सॉरी 1
2 1 एंड -1 मेरे पास x of n है and h of n is equal to 1 2 3 1, ठीक है। एंड वी नो कि y of n जो है वो दिस इज इक्वल टू समेशन infinity to infinity x of k h of n minus k, और इसका हमें पता है कि सिंबल जो है वो हम कॉन्वोल्यूशन इस तरह से लिख रहे होते हैं, ठीक है। सो देयर आर एक्चुअली 4 स्टेप्स दैट वी नीड टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या है कि वी नीड टू फ्लिप h of n, ठीक है। पहले तो ये कि हमने दोनों को k एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है, एंड देन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आई ऑलवेज थिंक कि अगर आप प्लॉट कर सकते हैं, बेशक पार्शियल भी प्लॉट कर सकते हैं, तो दैट इज़ समथिंग गुड कि आप प्लॉट करके देखें सिग्नल्स को जो है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो उसकी ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। 2 हो जाएगा, दिस विल बी -1 एन सॉरी k x ऑफ k पे किया, और उसके बाद जो है आई नीड माइनस h of minus k। So okay, so what would it be? 1 2 3 and 1। सॉरी ऊपर नीचे लाइन नहीं है, लेकिन लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि y of n जो इस केस में होगा, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ y of n? कितने सैंपल्स होंगे नॉन जीरोस में? Anyone knows that or remember that? 7 में। कितने? 7। हाँ जी। और वो कैसे आपको मिले? Because that is actually equal to the length of x of n plus length of h of n -1। और ये फाइनाइट आपके पास जो सिस्टम अगर सिग्नल्स हैं आपके पास मौजूद, तो उस केस में जो है वो हम तरह निकालते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव 4 लेंथ, तो इसका मतलब है कि इट विल बी इक्वल टू 7। ओके, नाउ व्हाट विल बी द आंसर? कैन यू डू दिस इन मे बी 3 मिनट्स? ठीक है, मैं बाकी सारी चीज़ें यहाँ से रब कर रही हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग दिस, और मे बी कैन डू इट टुगेदर। जी, what will be y of 0? अच्छा, y of 0, ओके, another thing, अगर मैं इसको अभी तो मैंने ये h of minus k किया है प्लॉट, जिसका मतलब है कि मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ फ्लिप कर दिया है। if I want to plot h of n minus k, तो वो कैसे प्लॉट करूं? क्या करूं मैं इसमें चेंज? जी, कौन बताएगा? अगर मैं इसको h of n minus, जी हम n को ऐड कर देंगे, जैसे n-3 हो जाएगा n-, ठीक और है, 0 की जो पोजीशन n पे चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास जो है वी विल बी हैविंग द सेम थिंग, मगर ये n है, एंड 0 विल गो टू n, ठीक है। और 0 जो भी आपके पास इंडेक्स है दैट इज एट n, और उसके बाद जो आपके -1 है दैट इज n -1 n -2 n -3 एंड सो फोर्थ। चलें, अब बताएं मुझे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y ऑफ 0। y ऑफ 0 का क्या मतलब है कि वी आर स्टार्टिंग विद n इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच मीन्स के वी आर नॉट एक्चुअली टेकिंग एनी शिफ्ट एट, सॉरी, k इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0? n इक्वल टू 0 से स्टार्ट 1 हो जाएगी, ठीक है। y इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि वी आर एक्चुअली ओवरलैपिंग these two signals, यानी हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विदाउट एनी शिफ्ट। और जिस तरह मैंने कहा है कि मैंने बनाए सही नहीं है सिग्नल्स, एक्चुअली लेट मी जस्ट रीड्रॉ देम, कि हमारे पास जो है वो n इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो इसका मतलब है, लेट मी जी इसको अलाइन में कर देती हूँ। 0 के ऊपर मेरे पास 1 है और 2 है और 3 है और -1 था, नहीं 1 ही था ये, दिस इज 1 अगेन,
ठीक है. सो 0, -1, -2 एंड -3 एंड सो व्हाट इज हैपनिंग कि हम सिर्फ ओवरलैप देख रहे हैं. n इक्वल टू y ऑफ 0 का मतलब है कि n को मैंने 0 लिया है, विच मीन्स के मेरे पास ये वाला जो है वो ये वाला सीक्वेंस आ गया है फॉर द केस ऑफ h, और उसमें जो ओवरलैप है दैट इज ओनली फॉर 0. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 1 था 0 के ऊपर, और दूसरे वाले सिग्नल में क्या था, 2 था. ठीक है. सो इट विल बी 2 into 1 विच मीन्स के 1 हमारे पास आ जाएगा. व्हाट अबाउट y ऑफ 1? अब अगर आप y ऑफ 1 करना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू प्लॉट इज h ऑफ 1 माइनस k, विच मीन्स के आपके पास जो फ्लिप सिग्नल है उसको आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है. बिकॉज ऑफ द रीजन कि फ्लिप है तो 1 का शिफ्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव होगा. तो या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि अब मेरे पास जो है वो ये जो ओके लेट मी दिस विल एक्चुअली गो टू 1, ये वाला जो सैंपल है हमारे पास 0 वाला, एंड जो -1 वाला सैंपल है इट विल बी एट 2, जो -2 वाला सैंपल है इट विल बी एट 3, और जो -3 वाला सैंपल है इट विल बी एट 2. ठीक है. मैं इनको रब नहीं कर रही बट आई एम जस्ट ओवर राइटिंग विद डिफरेंट कलर्स. सो नाउ इट विल बी स्टार्टिंग विद 1. सो इन अदर वर्ड्स अब मेरे पास 2 ओवरलैप्स हैं, और 2 ओवरलैप्स का मतलब ये है कि आई विल हैव y ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 2 नहीं 3 टाइम्स 1, क्योंकि अब मेरे पास 3 जो है वो यहाँ पर आ चुका है. एक्चुअली मुझे अब ये याद नहीं मैंने क्या क्या वैल्यूज लिखी थी. ठीक है. 1 2 3 थी. ठीक है. 2 यहाँ पर आ गया है, 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 2 2 by 2 प्लस मैम -1 इंडेक्स को भी ओवरलैप नहीं करना. -1 इंडेक्स को भी ओवरलैप जी जी बिल्कुल करना है. नहीं -1 तो नहीं हो रहा ओवर. अच्छा ठीक है, इसमें -1 पर है. सॉरी आई डिडंट से. तो इसका मतलब है पहले वाले में भी होना चाहिए था ना, मैंने उसको इग्नोर किया हुआ है. ठीक है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द फर्स्ट केस? लेट मी एक्चुअली सॉरी लेट मी मेक देम अगेन. ये बहुत ही क्राउडेड हो गया. जी. सो h ऑफ x of n जो है that is actually equal to -1 1 0 and 1 के ऊपर है और 2 के ऊपर भी है. 1 2 1 and -1 है. ठीक है. h of -k was 1 2 3 and -1 0 1 -1 -2. ठीक है. So this is h of -k. h of 1 minus k would be equal to 1 1 के ऊपर आ रहा है 0 -1 and -2 के ऊपर. ठीक है. सो यू आर राइट कि जब हम h ऑफ 0 भी ले, जब हम h ऑफ 0 को h ऑफ -k को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x ऑफ k के साथ, तो वी आर एक्चुअली गेटिंग दीज 2 ओवरलैप्स. ठीक है. विच इज एक्चुअली 2 into 1 and again 2 into 1 4 हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज आर 1 2 and 3 and -1, and then when we are shifting तो हमारे पास अब 3 ओवरलैप्स आ जाएंगे, and so forth. आपके पास जो है वो ओवरलैप्स कम और ज़्यादा होते जाएंगे. अच्छा, another easier way of solving for the convolution if you are doing for finite length क्या हो सकता है? जैसे कि मैं प्लॉट करूँ, what can be the other way? Tabular form आपको आती है? Yes, ma'am. Flip and side. ठीक है. हाँ. So that is actually another way of doing. It's better कि मैं बजाय इसके कि shifted versions जो है वो बनाती रहूँ समझने के लिए. Initially जो है that is easier, but the thing is कि आपको जो है वो पता है, because this is simple multiplication and addition. जब आप हर sample के लिए जो है वो number of samples को जो overlapping है उनको multiply कर रहे हैं and then you keep on adding. तो उस केस में जो है what we can do is कि हम x of n और h of x of k और h of -k जो है वो दोनों को प्लॉट कर देते हैं, एंड देन वी स्टार्ट विद
अगेन आपके पास K0 1 2 3 जो भी जितने भी आपके पास इंडेक्सेस हैं उस पर आप प्लॉट कर देते हैं एंड देन यू कीप ऑन शिफ्टिंग these numbers जो कि आपके माइनस के से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड सिंपली आपको x ऑफ k इज सेम सो जो जितने भी नंबर्स ओवरलैप कर रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएं दिस इज एक्चुअली समथिंग ईजियर टू डू और अगर आप लोगों को ज़ाहिर पता है तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट लेट्स मूव टू एन एग्जाम्पल जिसमें हम इनफाइनाइट लेंथ के सीक्वेंस की कॉन्वोल्यूशन लेने की कोशिश करते हैं ठीक है व्हाट वी हैव एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड हियर इज कि हमारे पास जो भी सीक्वेंस हम ले रहे हैं उस केस में जो पहला स्टेप है वो ये हम कर रहे हैं कि वी आर ऑलवेज एक्चुअली फ्लिपिंग h ऑफ n ठीक है और उसके बाद जो है यानी आपके पास 4 स्टेप प्रोसेस है पहला स्टेप जो है उसमें वी आर फ्लिपिंग h ऑफ n तो नहीं k हम करके तो हम फ्लिप कर रहे हैं या फोल्ड कर रहे हैं ठीक है h को देन वी शिफ्ट h ऑफ k माइनस k बेस्ड अपॉन कि आपके पास y की कौन सी वैल्यू हम ले रहे हैं देन वी मल्टीप्लाई overlap and sample of h and x and we add the products ये चारों आप जब काम करते हैं तो उसके बाद we actually get one sample of the output and then you repeat इसके अलावा जो है ये जो पहला वाला स्टेप है ये हम सिर्फ एक दफ़ा करते हैं we keep on repeating the second step one by one and then till we get through a point कि जब overlap दोबारा ख़त्म हो गया या we figured out कि अगर overlap infinite चल रहा है तो वो किस तरह चलता रहेगा okay so who will tell me कि और मेरा ख्याल है let's just take 2 minutes और आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा and then we can maybe do it together ठीक है इसको मैं प्लॉट कर देती हूँ यहाँ पे just to make things easier to maybe visualize n equal to 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी a whatever a is and then it will keep on decreasing because I have a का जो magnitude है that is less than 1 we don't actually know what is a लेकिन ये कि less than 1 है तो इसका मतलब है this will be a square this will be 1 sorry this will be 1 and then this will be a square a cube and because a is less than 1 तो जाहिर है कि जैसे आप पावर बढ़ाते जा रहे हैं वो आगे चलता चला जा रहा है this is कम होता जा रहा है ठीक है this is x of k करना है मैंने and u तो कोई मसला ही x of n जो कोई मसला नहीं है ठीक है x of k will be just this thing जी एक जो चीज़ हमने अगेन याद रखनी है एंड देन दीज आर जीरोस बिकॉज यू की वजह से कि अभी तक तो खैर ज़ाहिर अगेन आप लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो यू नो कि इट्स नॉट अ मस्ट कि आप सिर्फ x ऑफ h को ही फ्लिप और शिफ्ट कर सकते हैं वी कैन डू इट ऑन x ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास जो कॉन्वोल्यूशन है दैट इज़ एक्चुअली कम्यूटेटिव इन द सेंस कि आप किसी भी ऑर्डर में कन्वॉल्व कर रहे हैं यू आर गेटिंग द सेम आंसर x ऑफ n को h ऑफ n से कर रहे हैं या पहले x ले रहे हैं और बाद में h ले रहे हैं इट डजंट मैटर ठीक है या इन व्हाट डज इट मीन एक्चुअली इज कि आप इसको फ्लिप एंड शिफ्ट कर रहे हैं और इसको फ्लिप एंड शिफ्ट कर रहे हैं बोथ ऑफ देम विल बी गिविंग यू द सेम आंसर सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम जो हमें लगता है कि मे बी ईजियर टू शिफ्ट होगा और हमें जो है वो थोड़ा आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा सो वी ट्राई टू एक्चुअली फ्लिप एंड शिफ्ट दैट पर्टिकुलर सिग्नल तो इस केस में जो है ये बुक आपकी बुक की एग्जाम्पल है जी जी बोलें मैम जो हमारे पास a of n है ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होना चाहिए ओके कैसे अगर a आपके पास लेस देन 1 मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि a वुड बी लेट्स सपोज कि a 0.9 हो जाता है तो 0.9 स्क्वायर बड़ा है क्यूब से या छोटा है 0.9
का स्क्वायर अगर आप करते हैं, क्योंकि 0.9 क्या 0.99 ही ले लेते हैं, 1 के बिल्कुल करीब, ठीक है। सो दिस इज 0.99 और 0.99 स्क्वायर एंड देन 0.99 क्यूब। इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा जी? क्यूब। क्यूब, ठीक है। एंड एक्चुअली दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम आगे जाके ये चीज़ पढ़ेंगे कि दिस यानी आई कैन नॉट ओमिट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो पीछे पढ़ा भी था, एंड वी सॉ कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल अगर इसी की फर्ज करें कि आई कैन नॉट जस्ट, और इफ आई ओमिट दिस इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, देन यू नीड टू कंसिडर बोथ द केसेस जहाँ a इज ग्रेटर देन 1 है और a इज लेस देन 1 है, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि इससे फर्क क्या पड़ रहा होता है। बट द थिंग इज कि why is it important? क्योंकि a केस में आपके पास जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो आपकी बात जो आप कह रही हैं दैट वुड बी ट्रू। इफ इवन a इज 1.2 तो 1.2 क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.2 स्क्वायर एंड सो आपके पास जो है 1.1 भी इवन हो जाता है तो इट विल बी ग्रेटर। लेकिन अगर हमारे पास वो a जो है वो लेस देन 1 है तो इट विल बी समथिंग डिक्रीजिंग। सिमिलरली इवन अगर आप माइनस की साइड पे भी जा रहे हैं तो इफ a इज लेस देन -1 then it is giving you something which is exponentially increasing function, which maybe direction change हो जाएंगी, not maybe must be directions आपके पास जो है वो प्लस माइनस दोनों साइड के ऊपर आपके पास फंक्शन आ जाएगा। एंड देन बट इफ इट इज, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इफ द वैल्यू ऑफ a इज बिटवीन -1 and 1 तो हमें डिक्रीजिंग जो है वो एक्सपोनेंशियल मिल रहा होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज डिजायरेबल। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर क्योंकि फिलहाल जो है वो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये कि ऐसे चलें, ये दोनों तो हमने प्लॉट कर दिए। सो अब लेट्स सपोज कि हम x को फ्लिप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं x को फ्लिप करूंगी तो वो a का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बीच में आएगा ही नहीं। सब मैग्नीट्यूड जो है वो सारे के सारे जो सैम्पल्स हैं उसका सेम मैग्नीट्यूड है, तो मे बी इट वुड मेक द थिंग्स ईजियर कि जब मैं उसको शिफ्ट करती चली जाऊँ। सो I will plot x of minus k, ठीक है, या x of n minus k से इसको कर देती हूँ मैं प्लॉट, एंड सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0 -1 -2 एंड सो फोर्थ, और यहाँ पे सारे जीरो हो गए। अब मुझे जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y ऑफ n। अब ओके, वन थिंग दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम हेयर इज क्योंकि x और h और x जो है वो दोनों के दोनों इनफाइनाइट हैं ड्यूरेशन सिग्नल, तो इसका मतलब है कि वी एक्सपेक्ट द y टू बी इनफाइनाइट ड्यूरेशन आल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो है वो ओवरलैप ख़त्म कभी भी नहीं होगा ना, बिकॉज मुझे सिर्फ यहाँ से देख के पता चल रहा है कि मैं अब मेरे पास ये एक सिग्नल है और दूसरा ये सिग्नल है, मैं एक दफ़ा ओवरलैप स्टार्ट कर दूंगी तो इट विल कीप ऑन मूविंग बिकॉज ये भी चलता चला जा रहा है और ये भी पीछे से कहीं से आता चला जा रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो फिगर आउट के मेरे पास पैटर्न क्या बन रहा होगा आउटपुट का। एक चीज तो एस्टैब्लिश है कि आउटपुट विल आल्सो बी टिल इन्फिनिटी। अब इसमें जो सबसे पहली चीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आई विल ट्राई टू सी कि आउटपुट का ओवरलैप स्टार्ट कहाँ से होगा। आई कैन सी कि टिल n इक्वल टू 0 अगर मैं n को -1 रखती हूँ, -2 रखती हूँ, -3 रखती हूँ, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सिग्नल है जिसको मैंने फ्लिप किया है दिस इज बियॉन्ड 0, यानी अगर -1 रखती हूँ तो इसका मतलब है कि दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1, ठीक है। अगर -2 रखती हूँ तो -2 से स्टार्ट हो रहा है एंड सो फोर्थ, और उस केस में ओवरलैप तो है ही नहीं। सो व्हाट आई हैव एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम जस्ट लुकिंग एट दिस सिग्नल इज कि y ऑफ n इज 0 फॉर n लेस देन 0, बिकॉज ओवरलैप स्टार्ट उस वक्त हो रहा है जब मेरे पास n इक्वल टू 0 है या सिर्फ x ऑफ माइनस के मैंने अगर प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मुझे नजर आ रहा है कि वो बढ़ता चला जा रहा है। सो ये तो वी कैन एक्चुअली सेफली से कि दिस इज एक्चुअली 0 फॉर n less than 0. What will happen when n increase towards, या n जब हमारे पास जो शिफ्ट है वो राइट पर होना शुरू हो जाएगा, या ये कि हमारा जो n है इट विल स्टार्ट टू ओवरलैप स्टार्ट टू इंक्रीज, उसको मैं कैसे लिखूं, ठीक है। सो व्हाट आई हैव एस्टैब्लिश्ड इज कि देयर विल बी समथिंग दैट वुड बी हैपनिंग फॉर n ग्रेटर देन 0 जिसमें ओवरलैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस केस में हाउ डू आई राइट द फॉर्मूला, कौन बताएगा?
ठीक है, सबसे पहले अब देखें समेशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास. वी हैव y of n इज इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 0 टू सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अब जो चीज मैंने ली है, लेट मी राइट इट समवेयर एल्स, जी y of n is equal to summation k from minus infinity to infinity h of k x of n minus k है हमारे पास अब, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने इसको जो है वो फ्लिप हमने x को किया हुआ है. नाउ वी कैन सी कि इसकी वजह से ओवरलैप जो है वो तो स्टार्ट उस वक्त हो रहा है जब आपका k जो है वो ज़ीरो, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास u मौजूद है इसके अंदर. सो ओवरलैप इज एक्चुअली स्टार्टिंग फॉर समेशन k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, एंड इट विल बी सिंपली इक्वल टू okay actually let me ask you कि मैं ये सही लिख भी रही हूँ कि नहीं. would it be the correct answer अगर मैं ये लिख देती हूँ कि 0 से इन्फिनिटी तक है, या आप लोग चले मुझे बताइए कि would it be the solution. जी कोई तो कुछ बोले, या चले मैं कुछ भी नहीं लिखती, मुझे बताइए कि क्या होगा. how do I write what will be the value of y of n for n greater than or equal to 0. n equal चलें n equal to 0 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास. ओके n equal to 1 रहेगी. ओके 1 रह जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, y of 0 is equal to x of minus 0 और 0 and h of 0. ठीक है, x of 0 and h of 0, बिकॉज यही दोनों ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, what about y of 1? y of 1 is actually equal to h of 0 x of minus 1, right? यही होगा ना ओवरलैप आपके पास जो है. y of 1 का क्या मतलब हो जाएगा कि दो शिफ्ट आ रहे हैं, प्लस h of 1 x of 0. everyone agrees? जी किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? ओके और अगर है, अगर मैं इफ यू थिंक इट इज नॉट करेक्ट तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए. ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर y of 2? वैल्यू नहीं मैं पूछ रही, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि फॉर्मूला क्या बन रहा है. कौन कौन से ओवरलैप हो रहे होंगे, कौन कौन से सैंपल्स x के. अच्छा मुझे ये बताएं कि अब x के कितने सैंपल्स होंगे आपके पास. x के सैंपल्स होंगे -2 वाला, -1 वाला एंड 0 वाला, विच विल बी ओवरलैपिंग विद ओके गलत कर रही हूँ मैं, सॉरी, ये तो x है ना, यहाँ के साथ हो रहे होंगे. ठीक है, इसके साथ होंगे, बट द थिंग इज के इट डजंट चेंज, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. बट द पॉइंट इज के अब x of -2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, x के h के कौन से सैंपल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, h of 0. h of 0. ओके, so h of 0 x of -2 plus h of 1 x of -1 plus h of 0 x of h of 2 and x of 0. अब देखें, I cannot just keep on going like this till infinity. So I need to come up with a formula, generic formula. So what will be this generic formula? अगर मैं आपको कहूँ कि ये समेशन की फॉर्म में मुझे, अब देखें what we can do is कि मेरे पास जो है, जब हमने ये 3 ओवरलैप की बात की है,
तो उस केस में व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास k की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0, 1 एंड 2 जो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। और उस वक्त जो सैंपल्स आपके पास वैल्यूज देखें, बिकॉज ये वाले जो सैंपल्स थे इसकी जो 3 वैल्यूज थी x ऑफ -2, x of -1 and x of 0, these will move to k 0, 1 और 2, और यहाँ पर भी जो है k 0, 1 और 2 ही हमारे पास आ रहा है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर इज कि आपके पास ओवरलैप जो है इट इज स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम k इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें नजर आ रहा है, मैं इसके बाद जितना भी आगे मूव करती चली जाऊं ओवरलैप का स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज दिस पॉइंट k इक्वल टू 0 है, और आगे ये कितना मूव करता चला जा रहा है जितना भी हमने इसको शिफ्ट किया है x को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड इट इज एक्चुअली ओवरलैपिंग टिल आपके पास k बिकम इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर मैंने 3 का शिफ्ट किया था तो हमारे पास क्या क्या ओवरलैप आपके पास आ रहा था, सॉरी 2 का अगर शिफ्ट यानी मैं बाय 2 ले रही हूँ तो मेरे पास ओवरलैप स्टार्ट हो रहा है 0 से, overlap is for k equal to 1 and k equal to 2. This 2 is actually the value of n at that particular point. Similarly जब मैंने y1 लिया था तो मेरे पास overlap क्या था, k 0 का था और k 1 का था। अगर आप इसको फर्दर पैटर्न बना के देखने की कोशिश करें तो you will see कि जैसे जैसे आप आगे n को मूव करते जा रहे हैं आपका ओवरलैप n पे जाके ही खत्म हो रहा है, ठीक है। when k become equal to n तो ओवरलैप जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। सो व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर इज कि ओवरलैप की जो वैल्यू है वो स्टार्ट ऑलवेज हो रही है फ्रॉम k इक्वल टू 0 एंड इट इज ऑलवेज एंडिंग व्हेन k बिकम्स इक्वल टू n। ओके, ये तो आपके पास समेशन की लिमिट्स आ गई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू जो कि आ रही होगी हमारे पास, वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, बिकॉज वी नो कि x जो है वो तो थ्रू आउट 1 के इक्वल है, तो x तो वैल्यू के ऊपर नहीं इफेक्ट डाल रहा, वैल्यू पे इफेक्ट क्या डाल रहा है, h डाल रहा है, बिकॉज h इज समथिंग दैट इज एक्चुअली चेंजिंग बेस्ड अपॉन के a की वैल्यू क्या है। सो इट विल बिकम a रेज़ टू द पावर k। अगर आप इसको इस चीज में फिट करें, ठीक है, सो यू विल सी के फॉर k y n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली आप आई वुड एडवाइज कि आप आगे जाके जो है इस चीज़ को इफ़ यू डोंट रिमेंबर कि या ये कि आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा तो आगे जाके जो इसको थोड़ा 2-3 स्टेप्स और करके ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आया है, ठीक है। कि आपकी बुक की एग्जांपल है, बुक में मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ इस तरह से किया हुआ है, दे हैव नॉट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट के ये आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कि उन्होंने जो है किस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ है, बट द थिंग इज कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हमारे पास इनफाइनाइट ड्यूरेशन के सीक्वेंसेस हैं तो इन दैट केस वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ओवरलैप है उसका पैटर्न क्या बन रहा है, और उस पैटर्न के ऊपर वी नीड टू कम अप विद समथिंग लाइक दिस। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पर मैं जो है लिख सकती हूँ कि y ऑफ n इज इक्वल टू दिस थिंग फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या मैं इस n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो है मैं व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस समेशन के फॉर्मूले के साथ जो है वो un का वर्ड लगा सकती हूँ। अगर मैं इसको ड्रॉप करना चाहूँ तो आई कैन एक्चुअली राइट इट एज समथिंग लाइक दिस कि दिस इज एक्चुअली समेशन ऑफ n a k sorry k equal to 0, so n a k u raised to the power k, or you can just write like this, ठीक है। so okay, इसी तरह की आप लोगों की आगे क्लास है, अदरवाइज आई जस्ट वांट टू टेक 5 more minutes क्योंकि इसी से रेलिवेंट एक और जो है वो एग्जांपल है जो कि मैं करवाना चाहती हूँ। सो लेट्स जस्ट अच्छा जी, ये वाली एग्जांपल जो है अगेन मेरा ख्याल है आपकी बुक से ही मैंने ली हुई है, और दिस वी विल डू वेरी क्विकली। और इसमें जो है एग्जैक्टली वही जो चीज़ हमने पीछे देखी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है उस एग्जांपल से वो ये है कि आपके पास इस केस में x और h दोनों जो हैं उनका मैग्नीट्यूड डिकेइंग मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दोनों में u ऑफ n भी है दोनों में, लेकिन अब इस केस में जो है बिकॉज आई हैव एक्चुअली सॉल्व्ड इट हियर सो वी विल नॉट डू इट ऑन अ सेपरेट पेज, हम यहीं से देख लेते हैं कि इस केस में मैंने क्या किया है कि x ऑफ k प्लॉट किया है,
एच ऑफ माइनस के प्लॉट किया है, एंड क्योंकि दोनों के दोनों डीकेइंग जो थे वो मैग्नीट्यूड्स थे या सेम पैटर्न के थे, तो इट डजंट मैटर कि मैं किसको फ्लिप करती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक्स ऑफ माइनस के को फ्लिप कर दिया है, एंड देन आई हैव स्टार्टेड टू सी के ओवरलैप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इस केस में भी बिल्कुल सिमिलर टू द प्रीवियस केस, ओवरलैप जो मेरा है वो y इक्वल टू n इक्वल लेस देन 0 से तो कोई ओवरलैप नहीं है। जब ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो अगेन द ओवरलैप इज स्टार्टिंग, बट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जाम्पल एंड द प्रीवियस एग्जाम्पल इज कि इस केस में मेरे पास जो मैग्नीट्यूड देखें, समेशन इज अगेन द सेम थिंग, और वो हम पीछे देख चुके हैं कि वाई, बिकॉज समेशन स्टार्ट फॉर k इक्वल टू 0, और जैसे जैसे आप उसको मूव करते जाते हैं तो k इक्वल टू n तक का ही जो ओवरलैप है उसके आगे उसके पीछे जो है हमारे पास ओवरलैप मौजूद नहीं है। 0 से पीछे वाले नहीं ओवरलैप कर रहे बिकॉज ऑफ द सिग्नल, बिकॉज वन ऑफ द सिग्नल, जिस तरह अगर मैंने इसको रखा हुआ है तो इसके पास 0 से पीछे कोई सैंपल्स नहीं है, और जो ये हमने फ्लिप किया है इसके बाद जो है इसके पास जो सैंपल्स आ रहे हैं वो 0 के बाद यानी n के बाद इसके कोई सैंपल्स नहीं है, बिकॉज जितना आप शिफ्ट कर रहे हैं उतने ही सैंपल्स इसमें मौजूद हैं। तो इसलिए ओवरलैप जो है वो 0 से n तक है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस थिंग। व्हाट व्हाई आई हैव एक्चुअली इंक्लूडेड दिस एग्जांपल इन द लेक्चर आल्सो इज कि आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि जब आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि समेशन हमारे पास क्या आ रही है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है उसमें आपने सिंपली दोनों मतलब समेशन की बेस पे आपने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जो यूज थे और वट एवर वाज हैपनिंग वो सारी चीजें आपने हैंडल कर ली हैं। अब आपके पास जो चीजें रह जाती हैं बीच में, दीज आर द एम्पलीट्यूड्स के जो मल्टीप्लाई हो रही होंगी। अब इस केस में आपके पास हाफ रेज़ टू द पावर k जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम x ऑफ k, एंड 1/4 रेज़ टू द पावर n माइनस k इज कमिंग फ्रॉम h ऑफ k, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब what I am doing is I am taking this, अब समेशन मेरी क्योंकि k के ऊपर है तो जो n की पावर वाली टर्म है दैट इज अ कांस्टेंट फॉर दैट समेशन, मैंने उसको सिंपली बाहर निकाल लिया समेशन से जो है, एंड आई एम लेफ्ट विद द टर्म्स विच आर इनसाइड द summation which have a power k which are dependent on k, तो उसको हम जो है वो summation से बाहर नहीं निकाल सकते। और उसके बाद what I have just tried to do is try to solve this thing। एक जो चीज़ again मैं यहाँ पे एक और जो चीज़ बताना चाह रही थी वो ये कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है, you need to remember this formula for the rest of this course। इस तरह का फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला है, इसके अलावा थोड़े से 2-4 और समेशन के फॉर्मूले होंगे जो हम बार बार रिपीट करेंगे कि if you have a summation like this, k from 0 to n alpha raised to the power k, it will always be equal to 1 minus alpha raised to the power k plus 1 over 1 minus alpha। ठीक है, सो सिंपली जो है वो मैंने यही चीज़ की है कि दो टर्म्स थी k की पावर के साथ, उन सारों को जो है वो उन दोनों को जो है वो मैंने इकट्ठा करके 1 पावर के फॉर्म में लिखा है, एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस फार्मूला। और ये जो है ये फॉर्म बेसिकली मैं लेकर आई हूँ बिकॉज आपकी बुक में भी जो है वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है इसको जो है, एंड वी नो कि दिस विल एग्जिस्ट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज फॉर लेस देन 0 के लिए हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि y ऑफ n इज 0। Okay, we will stop here. I would just advise कि आप लोग ये एग्जाम्पल बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो कॉन्वोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या कॉन्वोल्यूशन को रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ये ओपनहाइम की बुक की एग्जांपल है, मे बी आपने सिग्नल सिस्टम्स में की हुई भी होगी, अगर नहीं भी की हुई है तो अब करके देख लीजिएगा क्योंकि ये सॉल्व है वहाँ से, तो यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम ओपनहाइम सिग्नल सिस्टम की बुक। और एग्जाम्पल मैंने खुद यहाँ पे लिख दी है। वाई एम आई टेलिंग यू कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें आपको बहुत से ओवरलैप्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक सिग्नल ये है 0 से लेकर 5 तक जा रहा है, दूसरा सिग्नल जो है दैट इज अल्फा विच इज गोइंग फ्रॉम 0 से लेकर नॉट के आई थिंक मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल है ये 6 तक जा रहा है। ठीक है, 6 तक जा रहा है। सो ओवरलैप के पैटर्न्स बहुत से आपको मिलेंगे।
starting with no overlap, partial overlap, full overlap, then again partial overlap, and then again no overlap. तो 5-6 regions बनेंगे. अगर आपको ये example समझ में आ जाती है, then it means कि आपको convolution समझ में आ गई है. You know कि how the things break up, or how can you generalize different things. कि not taking one by one product, but just trying to figure out कि अच्छा pattern क्या बन रहा होगा. जो ये जो limits है ना, I think this is one of the most confusing thing for the students कि ये कहाँ से कहाँ तक overlap जा रहा होगा. This example is good for understand that. Okay, so we will stop now. कोई question है तो पूछ लीजिए, otherwise आपको मैं link भेज दूँगी, कोई इसका solution भी upload कर दूँगी, and then we will meet on Tuesday inshallah. नहीं? Okay, so let me just stop.